इतना बड़ा जो लाइफ में आपके एक सेटबैक आया था, उसके बाद उससे ओवरकम करते हुए जो क्रैक किए इन दोनों एग्जामिनेशंस में, तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी रही? हार्डशिप्स तो सर कम या ज़्यादा हर स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है अलग अलग है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ से जूझ रहा है। लेकिन मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम अलग तरह से थी, लेकिन ज़्यादा थी। It was a great tragedy indeed. And you are expecting definite selection in that REIT also. यस सर। मैंने मेरे पापा को फ़ोन करके बोला था कि दिवाली का टाइम था, तो मैंने बोला था कि आप मिठाई लेके आ जाओ, अब थोड़े दिनों में रिजल्ट आएगा और आई एम इन। Okay. और उससे थोड़े दिनों बाद में वो कैंसिल हो गया। You almost broke down, I remember. एक्चुअली मेरी लाइफ में एक ट्रेजेडी हो गई थी। I know that. तो And it's a big tragedy. आई लॉस्ट माई डॉटर, आई वॉज इन टीयर्स। तो मुझे आपकी एक बात आज भी याद है, शायद आपको याद नहीं है। Yes, I know that. पेरेंट्स है, घर वाले, उन्होंने ये बोला कि लास्ट एक ट्राई और। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का ये जो पॉडकास्ट है दोस्तों, वह ऐसे एस्पायरेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूँ जो जीवन में सफलता तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ किसी न किसी तरह से उन पर हावी हो जाती है और वो हथियार डाल देते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मैंने एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट किया है स्पेशली, जो आप सबके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो सकती है। एक ऐसी महिला जिसकी सफलता की कहानी सुनकर मैं खुद चौंक गया था। एक ऐसी महिला जिन्होंने सारी हार्डशिप से जिस ब्रेवली फाइट करके अपनी जगह बनाई आरपीएससी के दो एग्जाम्स में, वन आफ्टर द अदर, जिस तरह से उन्होंने क्रैक किया इन फ्लाइंग कलर्स, शानदार रैंक के साथ, तो वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक तरह से एग्जाम्पल है ऐसी महिलाओं के लिए, खास करके जो परिस्थितियों से टूटकर कई बार अपने ड्रीम्स भुला देती हैं। तो जानबूझ के मैंने एक पॉडकास्ट रखा। लंबे टाइम से मैंने उनको इनवाइट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो ऐसी व्यस्तताएं होती हैं कि चाहकर भी समय पे वो नहीं पहुंच सके। हालांकि ये मेरी बहुत पुरानी शिष्या भी रही हैं, लंबे समय से मेरे मार्गदर्शन में इन्होंने तैयारी भी की है, लेकिन क्रेडिट मैं इनकी सफलता का किसी भी तरह से अपने आप को नहीं देना चाहता, क्योंकि आई वुड से शी इज अ सेल्फ मेड वुमन। जिस तरह से द वे शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ इज क्वाइट इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, और स्पेशली इट मेक्स मी सो प्राउड ऑफ हर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेलकम करूंगा सविता आपका थैंक यू सर। इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। और मुझे अभी भी याद है कि व्हेन यू कॉल्ड मी एंड इन्फॉर्म्ड दैट यू हैव गॉट सेलेक्टेड in both the examinations, second grade and first grade, I still remember 115th रैंक थी आपकी। यस सर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप हमारे एस्पायरेंट्स को किस तरह से आज मोटिवेट करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऑब्वियसली मेरे इस पॉडकास्ट का जो पर्पस आज का है वो ये है कि आपने जिस तरह से इतने कम समय में, और स्पेशली इतना बड़ा जो लाइफ में आपके एक सेटबैक आया था, उसके बाद उससे ओवरकम करते हुए जो क्रैक किए इन दोनों एग्जामिनेशंस में, तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी रही? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मोस्ट वेलकम। और उसके बाद सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि हार्डशिप्स तो सर कम या ज़्यादा हर स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है अलग अलग है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ से जूझ रहा है। लेकिन मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम अलग तरह से थी, लेकिन ज़्यादा थी। बहुत बड़ी। इट वाज अ ग्रेट ट्रेजेडी इंडीड, वेरी टफ टू ओवरकम सच सिचुएशंस इन आवर लाइफ। क्योंकि आई गॉट मैरिड एट वेरी अर्ली एज। यस, आई नो दैट। फॉर सम पर्सनल रीज़न, कुछ फैमिली, कुछ रीजंस की वजह से। उसके बाद में मैंने अपना ग्रेजुएशन भी शादी के बाद ही कंप्लीट किया था, और वो भी रेगुलर था। फिर मैंने मेरे मास्टर्स किया सोशोलॉजी में और इंग्लिश लिटरेचर से किया था। उसके बाद में मैंने बीएड किया और बीलिब भी किया। सारी डिग्रीज आपने आफ्टर मैरिज? हाँ, शादी के बाद ही किया सर। मेरा ग्रेजुएशन भी रेगुलर था, मेरा बीएड भी रेगुलर था। और उसके बाद में सबसे जो स्टार्टल करने वाली चीज़ है वो ये है कि मैंने सोशियोलॉजी से पहले किया था। ओके। और
कोरोना में जब मैं कुछ नहीं कर रही Oh, थी, I did not know that. जब मैंने ऐसे ही इंग्लिश से एमए करने के लिए फॉर्म डाल दिया था कि साथ में एक तरफ मैं रीट की प्रिपरेशन कर रही थी Okay. और उस टाइम को यूटिलाइज कैसे किया जाए, तो मैंने उसके आसपास मेरा एमए इंग्लिश से फॉर्म डाल दिया था। Okay. तो जब आप रीट में अपीयर्ड हुई तो एमए वाज गोइंग ऑन. जो कैंसिल हुआ था, Okay, yes, I remember हाँ, that. Yes. उस वक्त मैंने एमए प्रीवियस का मेरा रिजल्ट आया था Okay. और उसमें अच्छे मार्क्स बन गए थे क्योंकि कुछ मेहनत भी की थी और कुछ कोरोना टाइम में। I think आपने बीकानेर से किया था? यस सर, Okay. ये गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से Okay. किया था मैंने। और उसके बाद में उस वक्त मैंने जो रीड दिया था अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद में ये तीनों वैकेंसीज एक साथ आई थी 2022 में ये। And you are expecting definite selection in that REIT also. यस सर, I remember that. मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली, उन सबको ये उम्मीद थी कि इतने अच्छे मार्क्स है, लगभग 145 मेरे मार्क्स थे। Okay. और मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं उसके बाद कैंसिल वो बाद में हुआ, उससे पहले मैं मेरी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जर्नी के लिए दूसरी जगह सूरतगढ़ चली गई थी पढ़ने के लिए। Okay. तो जब मैं बस में बैठ रही थी तब उस वक्त मैंने मेरे पापा को फ़ोन करके बोला था कि दिवाली का टाइम था, तो मैंने बोला था कि आप मिठाई लेके आ जाओ, अब थोड़े दिनों में रिजल्ट आएगा और आई एम इन। Okay. और उसके थोड़े दिनों बाद में वो कैंसिल हो गया। I still remember you called me and wept for a मैंने little रोते while. रोते मेरे जो मेंटोर गाइड गुरु हैं उनको फ़ोन किया था, मैंने मेरे फादर को किया, मेरे फैमिली में सबको पता चल गया। और मेरे जो उस कैंसिलेशन के बाद में जो डिसीजन था वो यही था कि इससे ज़्यादा और तैयारी मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अब स्टडी करना बंद कर दूंगी। You almost broke down, I remember. क्योंकि सर मैंने ये बहुत, हर कैंडिडेट बड़ी उम्मीद से तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता Definitely, है, 100%. लेकिन मैंने जिन कंडीशन में तैयारी की थी मेरे लिए वो, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज भी बहुत हो गए थे। एक्चुअली मेरी लाइफ में एक ट्रेजेडी हो गई थी, वो आप जानते ही हैं। I know that. तो And it's a big tragedy. एक्चुअली Not everyone can overcome that. आई लॉस्ट माई डॉटर। Oh, वो शी वॉज अराउंड दैट टाइम 14 ईयर्स, 13 साल और 8 महीने की थी। oh, और 2019 की बात है ये। oh. और जब वो चली गई तो उस वक्त मेरा वो एग्ज़ाम दिमाग में था कि रीट क्लियर हो जाएगा, सेल्फ स्टडी चल रही थी उसकी। और उसके बाद मैंने साथ में ये एमए का फॉर्म डाला, सब तैयारी कर रही थी। उसी के बाद फिर मैंने फिर से उठ के सोचा कि नहीं, मुझे एक कोशिश और करनी चाहिए अभी। और उस कोशिश से वो तैयारी की थी जो कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम। I remember that. Still. क्योंकि मैंने उसके जाने के बाद मुश्किल से 1 महीना और 10 दिन या 7 दिन ही घर पे रुकी थी। मैं फिर से कोचिंग सेंटर पहुंच गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे खुद को माइंड डाइवर्ट करने के लिए, उस चीज़ से निकलने के लिए इंसान को वो चीज़ करनी चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है। और मेरा शुरू से इंटरेस्ट मेरी बुक्स ही नहीं थी। और मेरे घर में मुझे अभी भी बुक वर्म बोलते हैं, हालांकि मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। Savita, I still remember when I first met you at Utkarsh and I requested you to write a bit content for us. Content. I still remember, and you were very pessimistic in your approach. And at that time, when I noticed you, you had no confidence in you at all. And I tried to motivate you a lot at that. I think that was a difficult phase of your life. And I still remember, I think Sarah, her name. Sarah was my daughter's name and I pick it up. Yes, yes. So you were not able to come out of that absolute pain and everything was dark in front of you. और उसके बाद में the way you tried to overcome these things was just fabulous. Of course, we people can say, we could just advise you, but ultimately it was you who came out of that in a very convincing manner. So was there any other inspiration? सर, जब हम पहली बार उत्कर्ष में मिले थे आपके, जब मैं कंटेंट राइटर की तरफ ज्वाइन किया था मैंने, उस वक्त बहुत ही रिसेंट वो इंसिडेंट हुआ था और मेरी वो फर्स्ट जॉब थी, प्राइवेट जॉब थी। तो मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि खुद को किस तरह से मुझे बिजी रखना है, क्योंकि उस वक्त कोरोना का फेज स्टार्ट हो गया था। फेज़ 1 जो था वो स्टार्ट हो चुका था। उस वक्त कोचिंग क्लासेस भी सारी बंद थी। अब मैं घर से आ चुकी हूँ कोचिंग करने के लिए, लेकिन कोचिंग कुछ टाइम ही कर पाए और उसके बाद में लॉकडाउन लग गया। Yes. तो अब मेरे पास या तो मैं वापस
उसी जगह चली जाऊं जहां से मैं मेंटली और अपनी हेल्थ मतलब खराब हो रही थी, और मैं ये सोच के निकली थी कि बिजी रहूंगी, और या फिर मैं ये कर सकती थी कि मैं फिर से पढ़ाई करने लग जाऊं। तो मैंने 3 महीने के अराउंड मैंने उत्कर्ष में काम किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपके अंडर में किया, आप लोगों के कंटेंट बनाए, बहुत कुछ सीखा भी मैंने उससे, और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर But दी। we got to know your potentiality through your work at that time. When I first saw your exercise, I still remember it was based on tenses. So when I saw the exercise, first of all, I got to know that this candidate has something special in her. And that's why I called you straight away ki, what are you doing here? You deserve a government job. गवर्नमेंट जॉब। So, and afterwards, every day, every other day, when I saw some exercise prepared by you, आप I was इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेते थे and कि I ये was उसी pretty sure, I was ये pretty सविता ने sure बनाई है। that this lady is going to be selected one day, and we just motivated you, nothing else. I know that you studied yourself, and I would not snatch away any credit from you for that. But I still feel that you are an inspiration for those candidates जो ये मानते हैं कि जीवन में डिफिकल्टीज आती हैं तो हथियार डाल लेते हैं। और मुझे नहीं लगता तुमसे बड़ी डिफिकल्टी हमारे राजस्थान की जो भी एस्पायरेंट्स अभी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या रीट में जो अपना लक ट्राई कर रही हैं, तुमसे बड़ी ट्रेजेडी किसी ने नहीं देखी होगी। एक इतनी यंग बच्ची, आई थिंक 11 ईयर्स और एज 14 years। 14 years of age, और इतनी प्यारी गुड़िया, आई हैव सीन हर फोटोग्राफ्स। तो losing her, there cannot be any bigger shock than that. And hats off to you, the way you came out of that. और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों एक साथ क्रैक करना, और मुझे पता है कि रीट में यू सिक्योर्ड 145 मार्क्स एंड यू वर डैम श्योर about your selection. And unfortunately, the whole examination was जब मैंने सर cancelled. कॉल किया था आपको कि कैंसिल हो गई है, आई वॉज इन टीयर्स। तो मुझे आपकी एक बात आज भी याद है, शायद आपको याद नहीं है। आपने बोला था यू आर नॉट मेड फॉर थर्ड ग्रेड। Yes, I know that. आपका सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड में होगा। जब मैंने आपको एक बात बोली थी कि अभी तो मेरा सिर्फ प्री क्लियर हुआ है एमए का, मेरा फाइनल का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। फिर जब मेरा फाइनल का मैंने एग्ज़ाम दिया, लकीली उसी वक्त ये वैकेंसी आउट हुई। फिर उस वक्त आपने भी और मेरे जो पेरेंट्स हैं, घर वाले, उन्होंने ये बोला कि लास्ट एक ट्राई और, उसके बाद मैं छोड़ना चाहती थी अब तैयारी, क्योंकि मैं इस हद तक कर चुकी थी कि मुझे लगता था इससे ज़्यादा तैयारी मैं नहीं कर सकता। हर कैंडिडेट को पता है कि वो किस हद तक, क्योंकि अब उस वक्त आप उसे पता चल जाता है कि उसने कोई सोर्स छोड़ा You ही नहीं had है। pushed yourself to the limit. हाँ, और अगर उसके बाद भी ऐसे एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है तो वो कैंडिडेट डीमोटिवेट हो जाता है। Of course. तो बहुत पहले मैंने अपने घर में एक बात बोली थी, शायद वो बात सच हो गई। मैंने बोला था कि मैं फर्स्ट ग्रेड का लाइफ में एक ही एग्ज़ाम दूंगी और उसमें सेलेक्ट हो जाऊंगी। और वो चीज़ें किस तरह से लाइनअप हुई, किस तरह से मेरा एमए फाइनल का रिजल्ट आया, उसी वक्त वैकेंसी आई और उसी वक्त मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और फर्स्ट अटैम्प्ट में रैंक 115 में मेरा सिलेक्शन हुआ। What I realize is that your process was very clear, your mindset was very clear, and you had already decided that I am going to do that, and you did it somehow. But हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि उनको आप थोड़ा सा, अब सिलेबस पूरा चेंज हो गया, सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड के जो एस्पायरेंट्स हैं, अब क्या सजेस्ट करोगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सी ऐसी बुक्स हैं ग्रामर की, सबसे पहले ग्रामर की बात करें तो उन बुक्स ने आपकी हेल्प की इन दोनों पेपर्स को क्रैक करने में? ग्रामर की बुक्स में सर वैसे स्टूडेंट्स को जो मोस्ट पॉपुलर बुक अपनी चलती है रैन एंड मार्टिन। वो रैन एंड मार्टिन। ओके, उसके अलावा जो दूसरी बुक है वो थॉमसन एंड मार्टिनेट की है। ओके, बहुत अच्छी ये बुक्स बुक जो है ये बच्चे कम पढ़ते हैं, वो सब रैन एंड मार्टिन तो बच्चे ले आते हैं लेकिन उसको भी पूरा अच्छे से पढ़ते नहीं है। वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट इन द सेंस कि कुछ चैप्टर्स आपको बहुत प्लीजेंट लगते हैं इनिशियली, इजी लेकिन द बुक इज सो डीप, you cannot discover the depth of the book straight away. It takes time. इट टेक्स टाइम। For example, I have had this book since 1994. Can you imagine that? 1994. And every other day when I take the book in my hand, I find something new in that, which
बिगिनर कैन नॉट डू स्ट्रेट अवे, टाइम लगता है उस किताब को। बट ऑफ कोर्स आरपीएससी में ज्यादातर जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, मैंने ये नोट किया है, डायरेक्ट रैन एंड मार्टिन से ही उठा लिए जाते हैं। ओके, एंड थॉमसन एंड मार्टिनेट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड एनी अदर बुक ऑफ सर ग्रामर? एक रेमेडियल बुक आती है, हैंडी है, पॉकेट में रख सकते हैं, उतना है। क्या पूरा नाम है उसका? रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स करके नाम से ओह आती है। यस, आई रिमेंबर दैट। तो यस, ये बहुत अच्छी Really, इसकी बहुत handy। एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे तो ये एक्सरसाइज इसकी मैच करती है थॉमसन एंड मार्टिनेट से। Okay। लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है। एक ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की, माइकल ऑक्सफोर्ड स्वान पब्लिकेशन की की, है। वो आपने देखी कि नहीं? यस सर, वो भी मैंने देखी थी। प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है, माइकल माइकल स्वान की है। प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस, ये बुक बहुत अच्छी ऑथेंटिक बुक है, और आई हैव रेड इट पर्सनली। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक बुक एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न्ड। इसके अलावा सर एक इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर की है, रेमंड मर्फी की। यस, दैट बुक एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से शानदार बुक अच्छी है, बुक नो है, डाउट। बहुत अच्छी। बट मुझे नहीं लगता कि इतनी बुक्स हमारे एस्पायरेंट पढ़, सभी स्टूडेंट्स एक साथ सिर्फ ग्रामर पढ़ने के लिए इतनी बुक्स नहीं लेते हैं। रैन एंड मार्टिन और थॉमसन एंड मार्टिनेट भी अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो वो कवर कर सकते हैं। यस, ओके। एंड लिटरेचर तो अभी बिल्कुल नया है, लिटरेचर तो न्यू है सर, हमारे टाइम्स। लेकिन वीएमओ की बुक्स हैं, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की, आई ओपन मीन यूनिवर्सिटी की हैं। उस बुक्स में अच्छा खासा मटेरियल है। अलग से जैसे अब ग्रेड 2 में अगर आप एरास पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर बुक है, अलग अलग। जैसे रोमांटिक एज के ऊपर एक अलग से बुक है, कैरोलाइन इन रिफॉर्मेशन एज पे बुक है, जैकोबियन एज के लिए बुक है, रेनेसा जो था जैकोबियन एज के लिए, उसके लिए भी अलग से बुक है। सेपरेट बुक्स है, ये आप मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीएमओ की। यस सर। हाँ, डेफिनेटली उसमें कहीं न कहीं एरर्स आपको मिलेगी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, लेकिन बुक्स नो डाउट उसमें जो कंटेंट है बहुत अच्छा बढ़िया सर है। उनका। प्रिंटिंग एरर्स आपको मिलेगी, कहीं कहीं टाइपोज हैं बुक्स में वीएमओ की। बाकी एमएच अब्राहम की तो ग्रेजुएशन टाइम से सभी के पास एमएच अब्राहम की जो ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स टर्म्स जो हैं, वो तो बेस्ट बुक है, और मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट के पास होनी मेरे चाहिए। पास जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तभी से, और वही बुक मैंने इस वक्त भी पढ़ी थी। ओके, और व्हाट अबाउट द साइकोलॉजी सेक्शन? साइकोलॉजी के सर, एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए ये मंगल, एस के मंगल जो बुक है, अच्छी बुक है। अदर देन इट, इसके लिए रिवीजन करने के अकॉर्डिंग एक छोटी बुक और है। अच्छा, एक मैंने सविता ऐसा भी ट्रेंड देखा है, ऑल्दो हमने जब ये एग्जाम क्रैक किया था तो उसको यूं कहेंगे जमाने बीत गए, अप्रोच आरपीएससी का भी बदल गया, एस्पायरेंट्स का भी अप्रोच बदल गया, आजकल के जो सिलेबस भी बदल गया, तो चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। ऑल्दो वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विथ एवरीथिंग, बीइंग टीचर्स वी हैव टू, अगर स्टूडेंट्स इंटरनेट को यूज़ करते हुए यूजफुल कंटेंट निकालना चाहे तो हैव यू गॉट एनी पर्टिकुलर साइट्स इन योर ब्रेन जहाँ से वो, मैंने सर फॉर पोएट्री एंड प्रोज एंड ड्रामास और नॉवेल्स एंड एटसेट्रा? अभी सभी स्टूडेंट यूज कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक्स पे डिपेंडेंट है, जिनका जो सिलेक्शन ले रहे हैं। इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है, सॉरी आई बैग योर पार्डन फॉर डिस्टर्बिंग यू, इंटरनेट एक ऐसा मीडियम, व्हाट आई हैव फेल्ट, कि वहाँ पर्ल्स भी पढ़ा और मड भी पढ़े, कीचड़ भी है, मोती भी है। तो एक बिगिनर जो होता है वो स्ट्रेट अवे इंटरनेट से ऐसा कंटेंट नहीं निकाल पाता जो ऑथेंटिक हो। सबसे पहले ऑथेंटिसिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें उलझी पड़ी है, उनको यूजफुल तरीके से बाहर लाना, इसके लिए एनी आइडियाज? लिट चार्ट करके सर, ओके, लिट चार्ट एक साइट है, स्पार्क नोट्स, ओके। और क्विज जहाँ से मैंने किए थे, quizzes.com करके, quizzes.com। बाकी इंटरनेट पे आप अपना जो भी लिटरेचर कर रहे हैं, तो जो भी आपका लिट चार्ट फ्री एक्सेसिबल है स्टूडेंट्स के लिए कुछ हद तक, बट आई थिंक अगर आप उसको रेगुलर यूज करते हो तो अब उन्होंने पेड कर दिया मिनिमम 8,000 to 9,000 रुपीज उसका, तो मुझे नहीं लगता हमारे स्टूडेंट्स सरफेस लेवल से स्टार्ट करते हैं तब वो फ्री है, लेकिन फिर जैसे हम पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए पेड। हमारे स्टूडेंट को 2,500 से 3,000 रुपए की फीस भी ज़्यादा लगती है, तो 8,000 रुपीज़ 9,000 रुपीज़ ये कुछ दिनों तक आपको फ्री लगता है, लेकिन ऐसा है कि मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं जिनसे हम अच्छा यूजफुल
कंटेंट निकाल सकते हैं, उनको हमने सब्सक्राइब कर लिया है और तो हम फिर उसमें से स्टूडेंट क्या यूजफुल है स्टूडेंट्स को सर्व ऑलरेडी हमारे नोट्स में कर रहे हैं। तो फिर उसे कोर्स ही परचेज करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अब एक स्टूडेंट सर सभी अब सिलेबस चेंज हो चुका है, सारी बुक्स खरीदें, ग्रामर की भी, लिटरेचर की भी, साइकोलॉजी तो की वो तो भी, 3-4 हजार रुपए तो यूं ही खर्च हो गए, ज़्यादा सर, ज्यादा हो गए। हाँ साइकोलॉजी की भी, और टीचिंग मेथड अलग से पढ़ रहा है, और फिर वो बैठ के सोच रहा है कि इन बुक में से स्टार्ट मैं कहाँ से करूँ और उसमें से मुझे कितना पढ़ना है, वो डिसाइड नहीं कर पाता है। सविता, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इतने नॉमिनल प्राइस पे कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करना, इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स एंड एजुकेशन साइकोलॉजी एवरीथिंग, उसके बाद भी स्टूडेंट्स को 3,000 रुपीज, 2,500 रुपीज, ऑफर में 800 रुपीज, उसके बाद भी वो उनको ज़्यादा लगते हैं। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ माइंड सेट दे सर हैव। ये स्टूडेंट की मेंटेलिटी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो एक एग्ज़ाम में फेल होता है, जैसे मान लीजिए कि जो फर्स्ट ग्रेड जिन्होंने 2016 में दिया और वो इस माइंडसेट से उतरे हैं तैयारी करने के लिए, 2022 तक आते आते उन्हें ये समझ आ चुका था कि 10 जगह से 10 सोर्स से तैयारी करने से बेटर है कि आप एक ही सोर्स को 10 बार पढ़ें। ग्रेट। अगर आप किताबों से अपना रूम भर रहे हैं, अपना डेस्क भर रहे हैं, और आपके पास टाइम ही नहीं है कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया था उसका रिवीजन कर पाएँ, तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि आपको ये याद भी है कि आपने सेकंड या थर्ड नंबर पे कौन सा चैप्टर पढ़ा था। ओके। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि जब आपका जो मेंटोर है, जो गाइड है, जो टीचर है, जो आपको प्रोवाइड करवा रहा है, आप उसी को बार बार रिवीजन में, एक ही वो जो कोर्स ले रखा है उसी का रिवीजन कीजिए, वो बेस्ट है। क्योंकि आपका जो टीचर है वो आपके सामने आने से पहले पूरा कोर्स अच्छे से उसने ना सिर्फ देखा है, एनालिसिस किया है, लेकिन उसका प्रिपरेशन करने के बाद ही वो आपके सामने खड़ा होता है। And most importantly, your teacher knows how questions are asked and what should be the pattern of. पैटर्न चेंज हो रहा है किस तरह से, हाँ, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पिछले ये जो रिजल्ट आ रहे हैं तो सीटें वैकेंट रह रही है, हाँ, ये बहुत पैटर्न चेंज हो सरप्राइजिंग गया है। है, और फर्स्ट पेपर में भी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स ला नहीं नहीं पा ला रहे पा हैं। रहे हैं। ओके, तो बैलेंस किस तरह का रहना चाहिए? कितना टाइम फर्स्ट पेपर को देना चाहिए, कितना टाइम सब्जेक्ट को देना चाहिए, कितना ड्यूरेशन आप मानते हैं कि एक कैंडिडेट सेटिस्फाइंग प्रिपरेशन कर सकता है? जो 2022 वाली सर जो हमारी वैकेंसी थी, ओके। जो मैंने पर्सनली फील किया, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही फर्स्ट ग्रेड के लिए अटेम्प्ट किया और वो क्लियर हो गया था। ओके। उस वक्त मुझे ये लगता है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए वही बच्चा सोचता है जिसका सब्जेक्ट साउंड होता है, क्योंकि उसे करेक्ट। पता है कि ये मेरा कोर है और मैं सेकंड बट आई पेपर फील कि ग्रामर तो कम से कम उसका बेस ऐसा हो जाना चाहिए कि ही और शी शुडंट बी मच वरीड अबाउट दैट। ओके, ठीक है। और फिर लिटरेचर एक ऐसी चीज है कि जो अगर आप बहुत अच्छे, पढ़ने से और प्रैक्टिस से ही आता है। ये बिल्कुल वही है हिंदी की कहानी की तरह कि अगर हमने बहुत अच्छे तरीके से सुनी है तो वो याद रह जाती है। वैसे ही लिटरेचर में हमने, अगर आप पोइट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है, मैंने आपके कोर्स का एक्सेस ले रखा है, मैंने देखा है सेंट सिसिलिया, द सनराइजिंग, ये सब आपकी, हालांकि मेरा सिलेक्शन हो गया फिर भी मैं पढ़ने का शौक है, मैंने जैसे आपको बताया, तो मैं देखती हूँ आपकी क्लासेस। एक बार देखने के बाद जो आपने पीछे एक्सरसाइज करवाई है उसकी, जब मैं इस लाइन में नहीं और प्रिपरेशन नहीं करवा रही हूँ, जब मैं सही कर सकती हूँ, तो वो बच्चा जो देख रहा है वो क्यों नहीं कर सकता है? 100%। और हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है ना, मतलब पोइम तो उसके 10 लाइंस की हैं या 14 लाइन की, लेकिन एक उसके 2 सोनेट है। वीडियोस है, वो भी डिटेल्ड वीडियोस है, और सेकंड में उसका रिवीजन भी है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि एक 14 लाइन की एक सोनेट, उसके ऊपर बेस्ड हमने 50, 60, 70 क्वेश्चंस तक दिए हैं ऑलरेडी एक्सरसाइज के, वीडियो में करवा दिया, और उसके बाद एमसीक्यूज बैच अलग चलेंगे। और फिर सॉल्यूशन अलग से उसका। तो मुझे लगता है उसके बाद स्टूडेंट्स को लिटरेचर में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और ग्रामर में देखो, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं या आप सेकंड ग्रेड क्रैक करना चाहते हैं, तो आई थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट कि ग्रामर में तो आपको 100% परफॉर्मेंस देना ही चाहिए। और हमारी वैकेंसी से एक पीछे जो वैकेंसी अभी जिसका रिजल्ट चल रहा है, अभी डीवी चल रही है और सिलेक्शन होगा बच्चों का, उसमें और अभी जो आगे होगा जून जुलाई में, यस यस। उसमें डिफरेंस सर ये रहता है कि हमने जो पढ़ा लिटरेचर वो बहुत लिमिटेड था। ओके। पोएम सिर्फ 8 थी हमारी। अभी अगर आप देखें तो 21 अराउंड फर्स्ट ग्रेड में 21 grade में पोएम्स
ऐड डाल की दिए गई, यस, 6 और प्रोज 6 के प्रोज पेज है, डाल दिए हैं, नोवेल ड्रामा 2 वो नॉवेल्स, 2 2 है ड्रामास, वो डाल दिया, एज यू मतलब लाइक इट एंड वास्ट तुगलक, कर दिया है। फास्ट कर अगर दिया। बच्चा पहले तो सिलेबस देख के बच्चे वरीड हो गए थे हम्म, और सभी शुरू से शुरू करवा रहे हैं। हम हम्म, ऐसा अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि पीछे अगर कोई अपने इस एरिया में किसी ने मैक्सिमम सिलेक्शन दिया या अच्छा सिलेक्शन काफ़ी सालों से दे रहे थे तो वो आगे भी देंगे नहीं, क्योंकि अब सिलेबस अपडेट हो चुका है। अब जो शुरू से फिर से तैयारी करवाएगा और फिर से उसकी प्रैक्टिस करवाएगा, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपने, क्योंकि जो एस्टेब्लिश्ड लोग हमारे फील्ड में खूब हैं, आई वुडेंट से कि दे आर नॉट एक्सपर्ट, दे आर एक्सपर्ट्स, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उनके पास लंबे टाइम से कंटेंट प्रिपेयर्ड था, उसको सेम, लंबे हाँ, टाइम से परोसा जा रहा था और सारा कंटेंट एक तरह से वो उसके स्टूडेंट्स तक एक्सपर्ट बन चुके थे सर, एक्सपर्ट बन कि चुके थे। उनको अब 360 पता है कि कैसे क्वेश्चंस हाँ, घूमेंगे, वो बना सकते थे लेकिन अब सिलेबस नया है तो नई रिसर्च टीचर्स को भी करनी पड़ेगी और और स्टूडेंट्स को भी। एस्पायरेंट्स को तो बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा। और मैंने कई बार देखा है कि कई एस्पायरेंट्स इधर उधर हो जाते हैं, जैसे वेरियस सोर्सेस से पढ़ते हैं या बहुत सारे टीचर्स से मटेरियल लेके वो नोट्स लेके इधर उधर। कंफ्यूज ही रहते हैं सर, उन्हें पता नहीं रहता बच्चे को, और ये हर स्टूडेंट के साथ होता है। और इसीलिए मैंने बोला कि जब अपडेट हो चुका है सिलेबस तो टीचर खुद अपने लेवल पे रिसर्च करे, कलेक्ट करे, फिर उसको एनालिसिस करके देखे कि मुझे कितना पढ़ना है। इससे अच्छा ये है कि आपके सामने जो आपका टीचर है, जो आपने कोर्स परचेज किया है, वो सब रिसर्च करके आपके सामने बैठे हैं, तो आप डायरेक्ट उन्हीं से पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा है। सविता, मैं आपको उस समय से जानता हूँ जब आप वरीड रहते थे जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, और आज मैं जिस सविता को देख रहा हूँ, शी इज एंटायरली अ डिफरेंट लेडी। तो आई कैन गैस द कॉन्फिडेंस अ पर्सन कैन हैव आफ्टर हैविंग ए गवर्नमेंट जॉब, और एक रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके कॉन्फिडेंस से सब कुछ। तो जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूँगा एस्पायरेंट्स के लिए कि मान लीजिए उन्होंने सही प्लेटफॉर्म चुना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा ही प्लेटफॉर्म चुना, बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, दे आर वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। मैं ये कहना चाहूँगा कि मान लीजिए उन्होंने कोई भी कोर्स लिया है, ऑनेस्टली बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, तो एक बार पूरा कोर्स करने के बाद क्या सजेस्ट करेंगी आप? सब मेरा जो सिलेक्शन में जो मेजर फैक्टर काम किया, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। एक स्टूडेंट जब प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, जब बिगनर होता है, तो वो पहले कोई कोचिंग सेंटर जैसे उसने ज्वाइन कर ओके, लिया, फिर उसने कोई एग्ज़ाम दिया। ठीक है। और मेरे ही फैमिली में भी हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने मेरे साथ ही तैयारी शुरू की और अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्हें अच्छा, मैं नहीं हमेशा हुआ। एक ही चीज़ में एडवाइस करती हूँ, लेकिन अब मेरा सिलेक्शन होने के बाद वो उस चीज़ को मानने लगे हैं। जैसे एक जगह से हमने कोचिंग कर ली, ओके, XYZ, जहाँ से भी, सिलेक्शन नहीं होने के बाद में बच्चे को लगता है कि मुझ में कमी नहीं थी, उस कोचिंग सेंटर में या मेरे नोट्स नो, बिल्कुल ये ये मेंटालिटी होती है। होती है। वो चेंज करता है, फिर से एग्ज़ाम देता है और अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए कि उसका सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, फिर से वो स्विच करता है। लेकिन लास्ट में जब वो 3 कोचिंग मिनिमम चेंज कर लेता है, तब मुझे समझ में आ जाता है धीरे धीरे कि कमी कोचिंग सेंटर में नहीं है, उसकी स्ट्रेटजी में है। जैसे स्ट्रेटजी कि में कमी होती है, हाँ, डेफिनेटली। जैसे कि अगर हमें कल वॉर पे जाना है, सोल्जर्स हैं, अगर वो सारा थ्योरी पार्टी कर लेंगे, कुछ रिहर्स नहीं करेंगे पहले, तो वो जाने के बाद में आगे ग्राउंड में उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरह से स्वॉर्ड कहाँ यूज़ करना है उनको, और कब उनको गन यूज अटैक करना है, कब अटैक करना है, रॉकेट लॉन्चर छोड़ना और है, कब कब क्या उन्हें करना है। खुद को उस अटैक से प्रिवेंशन करने के लिए क्या चाहिए, तो वो उन्हें पता नहीं है। अब सामने वाला अटैक कर रहा है और उसे ये नहीं पता है कि मुझे करना क्या है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिहर्सल नहीं किया। हाँ, अब सेम ऐसा खाने पे भी होता है। डेफिनेटली। अगर हम खाते जाएंगे, अगर हमने ओवरफेड कर लिया खुद को, तो लास्ट में वॉमिटिंग ही होगी ना। अगर टैलेंट ही सब कुछ होता तो विराट कोहली को रोज नेट्स में जाने की जरूरत नहीं होती, इतना खेलने के बाद।
ये जो बच्चे खूब पढ़ते हैं सर, ऐसी बात नहीं है बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने देखा है मेरे साथ में जो बच्चे थे पढ़ते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो एग्जाम का वो फोबिया है, यस यस, मेरे साथ भी होता था सर। मैं मेरा पर्सनल आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। एग्जाम की एक नाइट से पहले, जैसे सुबह एग्जाम है, ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसकी खूब लंबी तैयारी हो, वो सिर्फ एक कमी की वजह से, वो कमी मैं आगे डिस्कस करूंगी, नींद नहीं आती है, हेडेक होता है, वॉमिट जैसा फील होता है, वो इसलिए क्योंकि उसे लगता है पता नहीं मैं आगे परफॉर्म कैसे कर पाऊंगा। आते हुए भी क्वेश्चन एग्जाम के प्रेशर से ओएमआर शीट गलत भर देते हैं, या हम क्लिक नहीं हो पा रहा है, ब्रेन फॉगिंग हो जाती है उस वक्त, हालांकि उसने खूब अच्छे से पढ़ा है। मेरे साथ भी हुआ था। मैं 2018 से एग्जाम दे रही हूँ, 3 थर्ड ग्रेड दिए, 2 सेकंड ग्रेड दिया, 1 फर्स्ट ग्रेड दिया। लेकिन मेरा ये फोबिया कब दूर हुआ? क्योंकि जब मैंने लास्ट तैयारी की थी, उसमें मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी सर। ओके, और वो टेस्ट सीरीज हमारी हर 5th डे पे होती थी, यानी मंथ का फर्स्ट जो होता है वहां से लेके फिर 1 तारीख को हुआ, फिर 5th को हुआ, फिर 10th को हुआ, इस तरह से। तो हर 5वें दिन और पूरे सिलेबस का। बच्चे सबसे बड़ी गलती जो मेरे फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ आपको, सिलेक्शन, वो क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो कर लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि ये जो शेड्यूल है हमसे पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए हम टेस्ट क्यों दें। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बच्चे का। आपके 10 टॉपिक है अगर सिलेबस में, पूरा सिलेबस दिया है उसने, 10 टॉपिक में से अगर आपके 5 कंप्लीट होते हैं, तो आपको 5 टॉपिक का ही टेस्ट देके आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है ना। आपको पता है कि आप, मैंने 5 तैयार किए तो मेरे 5 में से मुझे कितना रहा। तो टेस्ट सीरीज जो है, इससे एक फायदा और होता है, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है ओएमआर शीट को फिल करने के लिए, 100%। तो वो बहुत जरूरी है। अब आपने अपना कोर्स कोई बच्चा ले रहा है, तो मेरा यही सजेशन है कि एक तो आप वीडियो के बाद में 50 क्वेश्चंस अराउंड एमसीक्यूज करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम कोई 50 क्वेश्चंस और ऐड ऑन करके बहुत जल्दी हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। बस अगर बच्चा पढ़ ले और उसके बाद में खुद को देखे कि खुद का और आंकलन उस कर रहे टेस्ट सीरीज में आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, हैं। यस सर, जरूर क्योंकि हम आपका जो टैलेंट है उसका यूज करना चाहेंगे, और हम नहीं करना सर चाहेंगे, एनी टाइम हम आपने चाहेंगे कि ये आपका जो जो ईश्वर ने आपको इतना बढ़िया टैलेंट दिया है लैंग्वेज को लेकर, तो हमारे एस्पायरेंट जो भी मेहनत कर रहे हैं उनको इसका बेनिफिट मिले। ये बहुत बड़ी सोशल सर्विस भी है। एक सर बच्चा, जैसे मैंने बताया आपको कि कब स्वॉर्ड यूज करना है, कब शील्ड यूज करनी है, वो इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि सिलेक्शन करने के लिए हमें मैक्सिमम कितने क्वेश्चन करने हैं, इससे पहले हमें कहाँ अपना पेन रोकना है। बहुत बड़ा ये फर्स्ट पेपर में बच्चे की गलती यही होती है, वो भूल जाता, उसे लगता है कि मुझे कहीं आता है, ये तो मैं निकाल लूंगा, और वो 40% भी बच्चे अभी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मुझे लगता है ज्यादा चैलेंजिंग फर्स्ट पेपर हो गया, फर्स्ट पेपर, लेकिन अब सिलेबस चेंज हो गया तो सेकंड पेपर भी उतना ही है। हाँ, लेकिन अगर सही कोर्स लिया लेकिन है, अगर बैलेंस नहीं है, आई मीन फर्स्ट पेपर और सेकंड ग्रेड के बीच, सेकंड पेपर के बीच में अगर बैलेंस नहीं नहीं रखा बिठा पाओगे तो आप सिलेक्शन भूल जाओ, है ना। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में 75 क्वेश्चंस होते हैं, और अगर एक बच्चे ने कट कुटा के 45 क्वेश्चंस उसमें करेक्ट कर दिए, तो मुझे लगता है मोर देन इनफ है। सर मैंने 64 से 65 के बाद अपना एक कैप लगा दिया था पेन का, क्योंकि मुझे लगा, अब अगर मुझे लग रहे थे कि 5 से 6 क्वेश्चन और करने चाहिए, फिर मैंने सोचा कि अगर यहाँ बैलेंस बिगड़ गया, कितने क्वेश्चंस के बाद 64 64 क्वेश्चंस 65 you attempted, and how many of them और सर were correct? सबसे अच्छी बात सर ये रही कि मैंने फर्स्ट पेपर का मतलब लगभग सेल्फ ही किया, हाँ, सेल्फ किया। उसमें मैंने सिर्फ 2 चीजें जो मेरा एकदम, जो मुझे डर लगता है, मैथ्स के मैंने 2 बैच निकाले थे, लेकिन मैथ्स का सिर्फ 2 फॉर्मूला पूछे थे जो वही सही हुए मेरे, ओके, वो बाकी के सारे नेगेटिव लिए मैंने। और साइंस की मैंने सिर्फ बायोलॉजी की होम अगर ट्यूशन ली आपने 61 या 62 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उनमें से मुझे लगता है कि जो एक्यूरेट फिगर आपका रहेगा करेक्ट वाला, जो मुझे लगता है 52 51 के रहेगा। और अगर आप, मुझे लगता है 50 क्वेश्चंस तक पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी रैंक आने वाली, क्योंकि सब्जेक्ट आप जानते ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एस्पायरेंट फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड सर ग्रेड बैलेंस का खेल है सारा, मुझे भी लगता है, और बैलेंस जिनका अच्छा है डेफिनेटली वो इसको क्रैक कर लेते हैं। फर्स्ट पेपर को बच्चे लाइटली लेते हैं।
अब नहीं लेते, अब नहीं लेते, लेकिन अब फोबिया घुस गया। क्योंकि 40% वाला जो रूल हुआ था वो हमारी वैकेंसी से ही स्टार्ट हुआ था। ओके। तो जब मैं इधर उधर, हाँ, जिस समय हम सेलेक्ट हुए थे ऐसा कोई रूल नहीं था। मैंने सर मैथ्स के 2 बैच निकाले, ओके सिर्फ 2 फॉर्मूला वाले सही हुए थे मेरे। ओके। मैंने साइंस बायो के लिए होम ट्यूशन लिया, जिसमें सिर्फ मैं बायो पढ़ने जाती थी, वो और एक क्वेश्चन आया था वो मेरा सही हो गया था। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सब। मेन मेरा जो सर रहा स्कूल मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है, हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, जीके वाला जो पोर्शन था, करंट पोर्शन था, वो अच्छा गया मेरा। ओके। चलिए, तो थैंक यू सो मच सविता फॉर थैंक हैविंग यू सर फॉर spared इनवाइटिंग so मी। much time with us, और इट्स ऑलवेज ए प्लेजर टॉकिंग टू यू, और मज़ा आया। और डेफिनेटली हमारे एस्पायरेंट्स कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और वो अपनी स्ट्रेटजी को और बेटर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस स्ट्रगल के दौर से निकल के आप बाहर आई एंड यू प्रूव्ड योरसेल्फ, दैट इज़ रियली समथिंग टू चेरिश, और हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट्स, थैंक यू सर। एंड मे गॉड कीप शॉवरिंग हिज ब्लेसिंग्स अपॉन यू। और मुझे ऐसा लगता है कि यू आर मेड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, सो डोंट गेट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट पॉडकास्ट हम करेंगे आपके साथ जब आपका एपी में सिलेक्शन हो जाएगा, एंड कीप स्टडिंग, सर कीप आप वर्किंग। जैसे फर्स्ट ग्रेड में मुझे गाइड किया, सेकंड ग्रेड के वक्त गाइड किया, आप गाइड करते रहिए, मैं हार्ड वर्क करूंगी। नहीं, उसमें एपी में हम गाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम खुद नहीं बन पाए, तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन डेफिनेटली आपसे आशा करेंगे, क्योंकि गुरु गुड़ होते हैं, चेले शक्कर होते हैं, तो हम आशा करेंगे कि आप जरूर असिस्टेंट प्रोफेसर बने और हम आपको उसी तरह से कॉलेज भी ज्वाइन कराने ले जाएंगे। ठीक थैंक है यू सो सर, मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।